नमस्कार दोस्तों और सभी अभ्यर्थियों। आज के इस विशेष भौगोलिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत की भौगोलिक भेद्यता का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अगर हम यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमारी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं की बिल्कुल रीढ़ है। तो चलिए पूरे जोश और फोकस के साथ बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करना शुरू करते हैं। किसी भी गहरे जियोग्राफिकल एनालिसिस से पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी, एक बहुत ही स्पष्ट लाइन, प्राकृतिक संकट और आपदा के बीच। मुख्य परीक्षा के नजरिए से यह बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संकट सिर्फ एक प्राकृतिक भौतिक घटना है, जैसे कहीं जमीन का हिलना, लेकिन यह घटना आपदा तब बनती है जब यह किसी संवेदनशील आबादी वाले इलाके में होती है और वहां भारी जानमाल का नुकसान कर देती है। तो आज के इस सत्र में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत हम आपदाओं के वर्गीकरण से करेंगे, फिर भारत के भूकंपीय क्षेत्र, तटीय खतरे, चरम जल स्थितियां यानी बाढ़ और सूखा, उसके बाद हिमालयी भूस्खलन को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी हिस्से पर आएंगे, आपदा प्रबंधन और शमन नीतियां। चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। भूगोल में किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए उसका वर्गीकरण समझना सबसे पहला कदम होता है। अब इस टेबल को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब भी सुव्यवस्थित उत्तर लिखना हो तो ये स्ट्रक्चर बहुत काम आता है। प्राकृतिक आपदाओं को हम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं: वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। थोड़ा और सरल करें तो बर्फानी तूफान या बवंडर वायुमंडलीय हैं, भूकंप भौमिक है, बाढ़ जलीय है और कोई महामारी या वायरल संक्रमण जैविक आपदा में आता है। एकदम सीधा और स्पष्ट। वर्गीकरण समझने के बाद अब जरा आसमान से नजर हटाते हैं और सीधे जमीन पर फोकस करते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की टेक्टोनिक वास्तविकता पर। अब ये मैप देखिए, ये वास्तव में बहुत कुछ कहता है। अगर हम भारत में अति अधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों को देखें तो इनका एक बहुत ही सघन संकेंद्रण हमें नजर आता है। ये पूरी हिमालयी पेटी, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात के कुछ हिस्से, ये देश के सबसे ज्यादा अस्थिर और गंभीर खतरे वाले जोन हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे का सटीक वैज्ञानिक तंत्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर की दर से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। सुनने में लगेगा कि 1 सेंटीमीटर ही तो है, लेकिन भूगर्भीय नजरिए से ये एक विशाल ऊर्जा पैदा करती है। जब ये रुकी हुई ऊर्जा अचानक रिलीज होती है तो भयंकर भ्रंश यानी फॉल्ट्स बनते हैं। और याद रखिएगा, भूकंप सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, ये भूस्खलन जैसी द्वितीयक आपदाओं को भी ट्रिगर कर देता है। पहाड़ों की इस हलचल को समझने के बाद अब अपनी कहानी को थोड़ा नीचे ले चलते हैं, भारत की उस विशाल और बेहद संवेदनशील तटरेखा की ओर। तटीय खतरों की जब भी बात होती है तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी से लगे हमारे पूर्वी तट पर चक्रवातों का जोखिम कहीं ज्यादा है। वहां हाई रिस्क जोन का एक भारी संकेंद्रण है। दोस्तों, ये तथ्य अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में सीधे कथनों के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए। आखिर इन चक्रवातों के पीछे की साइंस क्या है? इन्हें बनने के लिए कुछ खास वायुमंडलीय स्थितियां चाहिए होती हैं, जैसे गर्म समुद्री पानी और मजबूत कोरियोलिस बल। लेकिन असली तबाही तब होती है जब ये चक्रवात तट से टकराता है। इसके कारण जो तूफानी महमुहर्मी पैदा होती है वो समुद्र के पानी को सीधे बस्तियों में धकेल देती है। और अगर इसके साथ 2004 जैसी विनाशकारी सुनामी का जोखिम भी जुड़ जाए तो विनाश की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए अब भारत के जल संकट के एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की बात करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। पहले इस बाढ़ संभावित क्षेत्र वाले मैप पर ध्यान दीजिए। हमारी जो नदी घाटियां हैं, खासकर ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदानी इलाका, ये बाढ़ के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने स्पष्ट किया है कि भारत में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रवण है। जरा सोचिए, प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी जमीन और आबादी को हर साल बचाना कितनी बड़ी चुनौती है। और उसी पानी का दूसरा पहलू देखिए, ये सूखा प्रवण क्षेत्र। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ हमारे देश का 19% भौगोलिक क्षेत्र सूखे की मार झेलता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में केंद्रित है। इसका सीधा और बहुत ही विनाशकारी असर हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वो चीज है जो भारत की स्थिति को बहुत ही अनोखा और चुनौतीपूर्ण बनाती है। एक ही समय पर हम 2 बिल्कुल विपरीत चरम स्थितियों का सामना कर रहे होते हैं।
मॉनसून की विविधताओं के कारण जहां पूर्व और उत्तर की नदियां विनाशकारी बाढ़ ला रही होती हैं, ठीक उसी वक्त पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में एक क्रोनिक और धीरे धीरे बढ़ने वाला सूखा हाहाकार मचा रहा होता है। अब यहाँ एक बारीक पॉइंट है। सूखा पड़ने का मतलब सिर्फ बारिश का ना होना नहीं है। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर इन 4 परिभाषाओं पर सवाल बनते हैं। पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, जब बारिश सामान्य से काफी कम हो। दूसरा है कृषि सूखा, जब मिट्टी की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। तीसरा जल विज्ञान संबंधी सूखा, यानी जब हमारे जलाशय खाली हो जाएं। और चौथा है पारिस्थितिक सूखा, जब पानी की कमी से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह होने लगे। पानी के इन चरम रूपों से निकलकर चलिए वापस उत्तर की ओर चलते हैं, हमारे अस्थिर और युवा पर्वतों की तरफ, जहां भूस्खलन एक निरंतर खतरा बना रहता है। भूस्खलन का असर कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। ये अचानक से आते हैं और परिवहन मार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध कर देते हैं। अब भूकंप या चक्रवात तो बहुत बड़े इलाके में आते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड्स बहुत ही स्थानीय और अप्रत्याशित होते हैं। अत्यधिक वर्षा तो एक कारण है ही, लेकिन आजकल इन नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रों में जो अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है ना, वो अक्सर इन हादसों का तात्कालिक कारण बन जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इन उच्च भेद्यता वाले हिमालयी क्षेत्रों में प्रशासन को कुछ विशिष्ट और कार्रवाई योग्य रणनीतियां लागू करनी होती हैं। जैसे पहला कदम, बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्यों पर सख्त रोक लगाना। दूसरा, मिट्टी को कसकर बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण करना। और तीसरा, पहाड़ी ढलानों पर स्थानांतरित कृषि की जगह सीढ़ीनुमा खेती यानी टेरेस फार्मिंग को अनिवार्य बनाना। चलिए, अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत खंड पर आते हैं। हमने जिन भी खतरों का मानचित्रण किया है, हमारा सरकारी तंत्र उनसे कैसे निपटता है। किसी भी प्रशासनिक कदम को अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य से जोड़ लें तो समझ और गहरी हो जाती है। बात है मई 1994 की, जब संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान याकोहामा रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति ने वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण की नींव रखी थी। इसमें साफ तौर पर माना गया कि विकासशील देशों को आपदा प्रबंधन के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। अब देखते हैं कि यह ढांचा काम कैसे करता है। किसी भी संकट को प्रबंधित करने का एक स्पष्ट 3 चरणीय दृष्टिकोण होता है। पहला चरण है आपदा से पहले की तैयारी, जिसमें जोखिम का मानचित्रण और क्षमता निर्माण शामिल है। दूसरा चरण है जब आपदा आ चुकी हो तब तुरंत बचाव कार्य करना और राहत शिविर लगाना। और तीसरा सबसे लंबा चरण होता है आपदा के बाद का, जिसमें लोगों का पुनर्वास होता है और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम हमारे लिए एक बहुत बड़ा विधायी मील का पत्थर है। इस कानून ने भारत के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। 2005 से पहले हमारा रवैया केवल आपदा के बाद राहत देने का था, लेकिन इस अधिनियम ने पूर्व तैयारी, शमन और जोखिम को कम करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद अंत में आपके सामने एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज जिस तरह से जलवायु के पैटर्न बदल रहे हैं और जितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, क्या हमारा मौजूदा भौगोलिक मानचित्रण और आपदा प्रबंधन ढांचा भारत की विशाल और संवेदनशील आबादी को सुरक्षित रखने के लिए वास्तव में पर्याप्त है? इस विश्लेषणात्मक प्रश्न पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि यही विचार हमारी परीक्षा की तैयारी को एक नई और गहरी दिशा देंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। हमारे पर्यावरण में लगातार बदलाव हो रहे हैं और कई बार ये बदलाव बहुत ही विनाशकारी रूप ले लेते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के पीछे की साइंस क्या है, और सबसे जरूरी बात, कैसे सही जानकारी और हमारी थोड़ी सी तैयारी किसी बहुत बड़े नुकसान को टाल सकती है। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम किन किन बातों को कवर करेंगे। आपदा की परिभाषा, इसके प्रकार, भारत की भौगोलिक संवेदनशीलता, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल, और आखिर में हमारी और आपकी व्यावहारिक तैयारी। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। चलिए, सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। संकट और आपदा के बीच का बुनियादी फर्क समझते हैं। अब आप सोचेंगे कि हर खतरा आपदा कब बन जाता है। देखिए, कोई भी घटना, चाहे वो भारी बारिश हो या जमीन खिसकना, जब तक वो इंसानी जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तब तक वो सिर्फ एक संकट या खतरा है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा कैच है,
जैसे ही ये खतरा अचानक आता है और किसी ऐसी जगह हिट करता है जहां लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं, तब ये पूरी तरह से एक आपदा या डिजास्टर बन जाता है। जनजीवन रुक सा जाता है और जान माल का भारी नुकसान होता है। मतलब खतरा और तैयारी की कमी दोनों मिलकर एक आपदा को जन्म देते हैं। आपदाओं को हम मोटा मोटी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ये पूरी तरह पर्यावरण के कंट्रोल में होती हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना या सूखा पड़ना। दूसरी कैटेगरी है मानव निर्मित आपदा। ये हमारी अपनी गलतियों, लापरवाही या सिस्टम के फेल होने का नतीजा होती हैं। उदाहरण के लिए प्रदूषण, भयानक दुर्घटनाएं या कारखानों में केमिकल लीक होना। दोनों की शुरुआत भले ही अलग हो, लेकिन तबाही दोनों में लगभग बराबर ही होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आपदाएं असल में किस किस रूप में हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूकंप की। जमीन की गहराई में हो रही भूवैज्ञानिक शक्तियों का सबसे भयानक रूप। ये बिना किसी वार्निंग के बिल्कुल अचानक आता है और कुछ ही सेकंड्स में, जी हां, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बड़ी से बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद इसका सटीक अनुमान लगाना विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। अब भूकंप जहां अचानक आता है, वहीं कुछ प्राकृतिक शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो वायुमंडलीय बदलावों के कारण चुपचाप और धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं, जैसे कि सूखा। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती और पानी की भारी कमी हो जाती है, तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पानी खत्म होने लगता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऐसी मूक आपदा है जो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। और हाँ, प्रकृति के गुस्से से हटकर जरा अपनी खुद की बनाई इस मुसीबत को देखिए। प्रदूषण, कारखानों की चिमनियों से निकलता हानिकारक धुआं, सड़कों पर गाड़ियों का जहरीला एमिशन, ये किसी पर्यावरण ने नहीं किया, ये सीधे तौर पर हमारी अपनी देन है। ये सिर्फ आज हमारी सेहत के दुश्मन नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का दीर्घकालिक विनाश कर रहे हैं। अब आते हैं अपने देश की तरफ। देखते हैं कि भारत का भौगोलिक ढांचा इन खतरों के सामने आखिर कितना संवेदनशील, यानी कितना वल्नरेबल है। तो भारत के नक्शे को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में, खासकर हिमालय के आसपास, इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? वहां की जमीन इतनी आसानी से क्यों कांपने लगती है? चलिए इसकी साइंस को समझते हैं। असल में होता क्या है, हमारी पृथ्वी के नीचे जो विशाल इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, वो लगातार उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है और आगे बढ़ते हुए ये एक बहुत ही बड़ी यूरेशियन प्लेट से जा टकराती है। अब आप खुद सोचिए, जब दो इतनी विशाल चट्टानें आपस में टकराएंगी तो कितनी जबरदस्त ऊर्जा जमा होगी। बिल्कुल, और जब ये जमा हुई ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो हमें भारी झटके महसूस होते हैं। इसी लगातार हलचल की वजह से वहां पहाड़ों में भूस्खलन भी होते हैं, जैसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ वो दर्दनाक मालपा भूस्खलन। ये सब इसी टकराव का ही नतीजा है। भारत की भौगोलिक स्थिति का एक और अजीब पहलू देखिए। देश का एक हिस्सा अलग मुसीबत झेल रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट। एक तरफ हमारा पूर्वी भारत है, जैसे असम, जहां ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां अक्सर उफान पर होती हैं और भयानक बाढ़ ले आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पश्चिमी और मध्य भारत में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां मानसून की भारी अनिश्चितता के कारण बार बार सूखे का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पानी की बर्बादी और दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष। अब इन सब बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल लेवल पर हमारे पास क्या सिस्टम है? आइए एनडीएमए की बात करते हैं। जब संकट इतने बड़े हों तो उनसे निपटने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तो चाहिए ही होगा। यहीं पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या शॉर्ट में एनडीएमए सामने आती है। एनडीएमए हमारे देश की सर्वोच्च डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी है। इसके अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें अधिकतम 9 सदस्य तक हो सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग या संस्थाएं इस मुश्किल वक्त में बेहतरीन काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपए और किसी संस्था को 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय स्तर की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, तैयारी और बचाव के प्रैक्टिकल कदम। हम और आप जमीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन सिर्फ तब शुरू नहीं होता जब मुसीबत सिर पर खड़ी हो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक पूरा चक्र है। शुरुआत होती है पहले स्टेप से, आपदा आने से पहले की तैयारी,
और खतरे को रोकने के उपाय करना। फिर जब आपदा आ ही जाए तो फोकस होता है तीसरे स्टेप पर, तत्काल राहत या इमीडिएट रिलीफ। और इसके बाद शुरू होता है सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण फेज, नष्ट हुई संपत्ति का पुनर्निर्माण और प्रभावित समुदायों का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन। इस पूरी प्रक्रिया का हर कदम एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब सवाल है, हम आम लोग इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार रहें, खासकर तूफान या चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए जिनका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। सबसे पहला नियम, हमेशा ऑफिशियल टीवी या रेडियो की चेतावनियों पर ध्यान दें। अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों और कुछ आवश्यक चीज़ों के साथ एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखें। फ़ोन की बैटरी पूरी चार्ज रखें। और पता है सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? पैनिक करना। हमें पैनिक नहीं करना है और अफवाहों से बिल्कुल बचकर रहना है। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर भागदौड़ में परिवार के सदस्य अलग हो जाएं तो पहले से ही मिलने की एक सेफ जगह तय कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें संकट के समय सच में जान बचा सकती हैं। मुसीबत गुजर जाने के बाद का समय बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। उस वक्त बचाव और पुनर्वास सबसे अहम होता है। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों का इलाज करना। फिर जो लोग बेघर हो गए हैं उन तक खाना और ज़रूरी सप्लाई पहुंचाना। और सबसे आखिर में आती है समुदायों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी बस्तियां दोबारा बसाने में मदद करना। ये एक लंबा और इमोशनली कठिन सफ़र होता है जिसमें धैर्य और एक दूसरे के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस विश्लेषण के आखिर में आकर एक बात जो हम सबको खुद से ज़रूर पूछनी चाहिए, क्या वाकई में हमारे स्थानीय समुदाय किसी अप्रत्याशित घटना के लिए सच में तैयार हैं? आज हमने देख लिया कि ज्योग्राफी के हिसाब से खतरे कहाँ-कहाँ हैं और बचने के क्या तरीके मौजूद हैं। लेकिन कागज़ों पर बनी रणनीतियां तब तक बेकार हैं जब तक ज़मीन पर हमारी असली तैयारी न हो। इस जानकारी को समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी खुद की और अपने समुदाय की तैयारी का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।